हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के एक नए चैनल मीनाक्षी क्लासेस में। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एपिसोड नंबर 1, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई और साइकोलॉजी का शिक्षा में क्या उपयोगिता है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अगर इनको मिला दिया जाए तो साइकी लोगस बनता है, साइकोलोगस बनता है, साइकोलॉजी इज इक्वल टू आत्मा का अध्ययन। अगर हम लैटिन में बात करते हैं, लैटिन में आत्मा को सोल कहा जाता है। आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था और कई दार्शनिकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना यह था कि हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो हम इस बात से कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आत्मा है। तो इन्होंने इस बात से विरोध किया। एक प्रमुख दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं होती, होता है तो मन होता है। मन यानी मस्तिष्क। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बाहरी मन और एक होता है आंतरिक मन। बाहरी मन वो होता है जो झूठा होता है, जो मुखौटा पहने हुआ होता है। और आंतरिक मन वो होता है जो सच्चा होता है और जो सच बोलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। एक विशेष काम के लिए आपको बाहर जाना है। इतने में आपका एक पुराना परिजन आपके घर पे आता है और फिर आप उसका स्वागत करते हैं, चाय पानी पीने को कहते हैं। आप मन ही मन सोचते हैं कि यार ये यहाँ से कब जाएगा, मैं अपना काम कर सकूँ। लेकिन आप दूसरी तरफ उससे ये कहते हैं, आप बड़े दिनों बाद आए हो, क्यों नहीं हम साथ में बैठ के कुछ गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो आपने क्या हुआ, आपने मुखौटा पहन लिया, आपने बोल दिया उसके सामने। आप झूठे हो गए क्योंकि आपका जो बाहरी मन है ये झूठा है, जबकि आपके आंतरिक मन में कुछ और ही अलग ही हलचल चल रही होती है। आप ये सोच रहे होते हो कि ये व्यक्ति यहाँ से जाए कब। आप ये सोच रहे होते हो ये व्यक्ति यहाँ से जाए कब और आप अपने काम में कब लग जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर इसके बाद इसका विकास और हुआ। फिर चेतना का विज्ञान आया। चेतना का विज्ञान विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने दिया। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। विलियम वुंड 1879 में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला जर्मनी लिप्जिंग नामक में खोली। इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, नॉन एज विलियम वुंड। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने एक बुक बनाई, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। चेतना के रूप में निम्नलिखित परिभाषित किया गया। अब चेतना होती क्या है? चेतना वो होती है जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप देखते हो आपके दिमाग पे सेट हो जाता है। ये दो तरह की होती है, एक चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और एक सब कॉन्शियसनेस होती है, मतलब अवचेतन होता है। अवचेतन आपका हमेशा सत्य बोलता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको किसी काम को करने के लिए बाध्य करता है, ये होता है अचेतन मन। और एक होता है चेतन मन। इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। एक लड़की थी, वो अपने कॉलेज से घर आ रही थी। तो कॉलेज से घर आते समय एक शॉपिंग मॉल आता है। वो शॉपिंग मॉल में गई। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वहाँ पर उसने एक बहुत सुंदर पर्स देखा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके पास तब उतने पैसे नहीं थे कि वो उस चीज़ को खरीद सके। लेकिन उसके अवचेतन मन ने यह सोचा कि मैं आज इस वस्तु को किसी भी तरीके से लेकर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वस्तु आज मुझे मिलनी चाहिए और ये वस्तु आज मुझे मिलकर ही रहेगी। शाम होती है, घर पे जाती है, शाम होती है। इतने में उसका एक दोस्त आता है और दोस्त उसको एक गिफ्ट देता है। और वो जो गिफ्ट उसको मिलता है, जो उसने शॉपिंग मॉल में देखा था, वही पर्स उसको मिल जाता है। वो सोचती है कि वाह क्या मैजिक हो गया, आज जिसके बारे में सोच रही थी आज वो मेरे सामने हो गया।
आज वो मेरे सामने है, तो हम जो सोचते हैं अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हमें खुशी मिलती है, हम हैप्पी हो जाते हैं। तो ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का खेल है। आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको एक निश्चित क्षेत्र में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना से परे ले जाने की कोशिश करता है। जो आपने कभी सोचा नहीं, अगर वो हो जाता है तो मैजिक हो जाता है। फिर इसके बाद कई शिक्षाविद कई दार्शनिकों का कि ये चेतना का विज्ञान भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो सोचते हो, जो आपने कल्पना की, अगर वो हो जाए तो फिर तो क्या से क्या नहीं हो जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता। उनमें से एक महान थे 1900 में विलियम मैकडूगल। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में एक बात कही उन्होंने कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या कहा उन्होंने? मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इन्हें चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर समय के अनुसार, समय के अंतराल में, उसी समय 20वीं सदी में वॉटसन आए। वॉटसन ने कहा कि ये तो व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान ना तो कोई आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है। ये जो विज्ञान है ये तो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हो तो सामने वाला भी आपके अनुसार ही आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि आपने उसके साथ किया था। इनके समर्थनकर्ता कौन थे? पावलोव था, थॉर्नडाइक था, स्किनर था, हल था, वुडवर्थ था। वुडवर्थ की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है। वुडवर्थ ये कहते हैं कि मनोविज्ञान एक लंबी जीवन यात्रा से गुजरते हुए आया है। लोग इसे पहले आत्मा का अध्ययन कहते थे, फिर इसको मन का अध्ययन कहा, चेतना का अध्ययन किया, और आज ये व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित है। मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं। मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्रों में से कुछ सामान्य विज्ञान है, कुछ सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। तो आज हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ये जान लें कि शिक्षा होती क्या है, एजुकेशन होता क्या है। एजुकेशन लैटिन के शब्द में एजुकेटम और एजुसियर से बना है। एजुकेशन का मतलब होता क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो सीखने और सिखाने की क्रिया है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट को कुछ सिखा रही है। टीचर स्टूडेंट से कह रही है कि ये देखो, इस वस्तु को ऐसे बनाते हैं, इसे ऐसे अलग करते हैं, इसे ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ना चाहिए, तब जाके ऐसी वस्तु ये बन जाएगी। और शिक्षार्थी भी टीचर की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जो शिक्षक बोल रहे हैं मुझे वैसा करना है, मैं उस आधार पर सीख जाऊंगी। ठीक। व्यक्ति के व्यवहार को प्रकाशित की जाने वाली क्रिया होती है आपकी शिक्षा। ये आपके अंदर पाई जाती है, और जब आप इसको अनुभव के आधार पर व्यक्त करने की कोशिश करते हो या फिर क्रिया के आधार पर व्यक्त करने की कोशिश करते हो, वही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। ये स्टेटमेंट कहा था अरस्तु ने। बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने दी। बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है कि आपके कॉग्निटिव हो, आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो, आपका संवेगात्मक पक्ष हो, आपका शारीरिक पक्ष हो, अगर ये आपका सामाजिक पक्ष हो, अगर ये सारे के सारे पक्ष एक साथ आ जाते हैं तो इसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं। इंसान क्रिया करके भी सीख सकता है, इंसान भाषा से विचार करके भी सीख सकता है, इंसान वातावरण के आधार पर भी सीख सकता है, इंसान जैसा चाहे वैसा सीख सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर सीखने की क्षमता पाई जाती है। ये कहती है बुनियादी शिक्षा गांधी जी की। अगर इनमें से एक भी पक्ष कमजोर हो जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे पक्ष पर जरूर पड़ता है। जब शैक्षणिक वातावरण में मनोविज्ञान का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या?
मनोविज्ञान का मतलब होता है आज की तारीख में, अगर आज आप मनोविज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश करते हो तो व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। अगर वो मनोविज्ञान शिक्षा में आ जाए तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण जिसमें मनोविज्ञान, जिसमें व्यवहार के अध्ययन का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का। एक टीचर अपने स्टूडेंट से संवेगात्मक, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। उसको चीज़ें क्रिया के आधार पर बता रही है कि बेटा इसको ऐसा जोड़ते हैं, इसको ऐसा जोड़ते हैं, इसे ऐसा जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसे जोड़ोगे तो ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं जुड़ सकता। इस तरह से बच्चे भी उस चीज़ को सीख जाते हैं। स्किनर का कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान वे शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। क्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान वे शाखा है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था अनुभव की व्याख्या करता है। वुम से टुम तक जाने वाली जो शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान क्रो का कहना है। जब आप जन्म लेते हो तब आप कुछ से सीखते हो, धीरे बड़े होते हो और सीखते हो, और बड़े होते हो और सीखते हो। सीखने के बाद आप सीखने को बहुत कुछ सीख जाते हो और फिर अपने आप को ढक लेते हो। तो ये वूम से लेकर टुम तक जाने की अवस्था हो गई। शिक्षा मनोविज्ञान के अगर जनक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो हम आगे आने वाले चैप्टर अधिगम में पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत में पढ़ेंगे। ईमेल पुस्तक बालक एक पुस्तक, ईमेल पुस्तक में बात लिखी गई है कि बालक एक उस पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को अदोपरांत पढ़ना चाहिए। एक शिक्षक को बालक को पढ़ना चाहिए क्योंकि बालक अपने वातावरण, अपने समाज, अपने परिवार से वे सारे अनुभव लेके आता है जिसको व्यक्त वो स्कूल में करता है, विद्यालय में करता है, और शिक्षक को उसको पढ़ना चाहिए। अगर शिक्षक बालक को पढ़ता है तो बालक बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अमेरिकी शिक्षावाद जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुए। टीचर ट्रेनिंग, जब आप टीचर बनते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, उनको उनका पर्सनैलिटी विकास कैसे कराना है, उनको कैसे पढ़ाना है, किस शिक्षण सूत्र का यूज़ करना है, किन शिक्षण विधि का यूज़ करना है, किन शिक्षण सिद्धांत का आपका प्रयोग करना है। ये सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र होते हैं उसमें कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। जैसे बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ, बुद्धि है, इंटेलिजेंस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, मापन मूल्यांकन, असेसमेंट इवोल्यूशन, प्रेरणा मोटिवेशन, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, और व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न से कौन सा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछा है उसने। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, हाँ ये है। व्यक्तिगत के गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सब बच्चे अपने आप में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सब बच्चा का अपना अनुभव अलग अलग होता है। वो अनुभव जो लेकर आते हैं उसको व्यक्त विद्यालय में करते हैं, इसलिए विभाजन नहीं करना। मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ये सही है। उच्च शिक्षण विधियों का अपनाने में सहायक होना, ये भी करेक्ट है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। सर्वप्रथम पूछा है, सबसे पहला। क्या मन का अध्ययन, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी चेतना का अध्ययन, ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन। क्यों? क्योंकि वुडवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले यह आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था, फिर मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था, फिर चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था, और अब वर्तमान में यह व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मनोविज्ञान पूछा है, तो इसका आंसर होगा आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डेवी
ये शिक्षाविद हैं, ये मनोविज्ञान नहीं है। वॉटसन वॉटसन मनोविज्ञान है। हल भी मनोविज्ञान है। स्किनर भी मनोविज्ञान है। हम आने आने वाले टाइम में आगे अधिगम की कुछ शिक्षण विद्या, अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, हल की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? कोहलर ने कहा था, वॉटसन ने कहा था, पावलो ने कहा था, या हल ने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था। वॉटसन ये कहता है कि उसे कोई भी बालक दे दो, वो उसको जो चाहे वो बना सकता है। उसे ऐसा वातावरण देगा कि वो बालक उस वातावरण में ही सब कुछ चीज़ें सीख लेगा। को यहाँ तक वॉटसन कहता है कि मैं उसको पुलिस भी बना सकता हूँ, मैं उसको लॉयर भी बना सकता हूँ, मैं उसको आईएएस भी बना सकता हूँ, मैं उसको एक अच्छा शिक्षक भी बना सकता हूँ, मैं उसको डाकू भी बना सकता हूँ, मैं उसको डॉन भी बना सकता हूँ, जो चाहे मैं बना सकता हूँ। क्योंकि एक बालक वातावरण के आधार पर चीज़ों को अर्जित करता है, वहाँ से सीखता है और अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक। कॉलर हम अधिगम के सिद्धांत में पढ़ेंगे। इंसाइट थ्योरी दी थी इसने। पावलो अनुकृत अनुक्रिया दिया था। हल रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का, व्यवहार का तो है, आत्मा का, ये भी है, आदतों का, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन तो है ही, लेकिन व्यवहार के वैज्ञानिक का अध्ययन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल, अध्यापक, ये भी बिल्कुल, सभी यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों में आते हैं शिक्षार्थी। अगर अध्यापक नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया भी होगी, शिक्षार्थी भी होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अध्यापक सीखने की प्रक्रिया दोनों रहेंगी, लेकिन शिक्षार्थी नहीं रहेगा, तो अध्यापक किसको पढ़ाएगा? अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों रहेंगे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, तो शिक्षक शिक्षार्थी को कैसे पढ़ाएगा? तो ये सभी कारक महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्वों में से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।